ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। टुडे माय लेक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब क्या क्या आता है, क्या क्या आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप बता सकते हैं? ए पेयर नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल एक पेयर होते हैं, दिस साइड एंड दिस साइड, ए पेयर नॉस्ट्रिल एंड ए पेयर लंग्स होते हैं हमारे पास। वन ट्रेकिया होती है, जो कि ट्रेकिया आपकी जो डिवाइड करती है T5 रीजन पे, T5 मतलब थोरेसिक रीजन में T5 पे डिवाइड करती है ट्रेकिया। थोरेसिक रीजन T5 क्यों बोला जाता है, वही कॉल्ड T5। T5 इसलिए बोला गया है ताकि थोरेसिक रीजन में, चेस्ट रीजन में, थोरेसिक मन चेस्ट रीजन में T5 पे ये डिवाइड कर जाती है, लेफ्ट लंग में एंड राइट लंग में। तो अब यहाँ से रीडिंग, NCERT रीडिंग ओनली बिकॉज पर्पज ऑफ नीड। ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल अबाउट द अपर लिप, लिप के ऊपर, अपर लिप के ऊपर कांटेक्ट में जो हमारे जो नॉस्ट्रिल रहते हैं एक पेयर होते हैं, जो आपको पिछले अभी बता चुके हैं। ठीक, क्लियर। ए चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज, नजल चैम्बर होता है, दो नजल चैम्बर होता है, दो नजल पैसेज जो ओपन होता है नजल चैम्बर में, अब इनटू द फेरिंग्स के थ्रू। फेरिंग्स जो होता है हमारा कॉमन होता है, जिसमें एयर इसमें लिखा है फेरिंग्स, विच द कॉमन पैसेज एयर, फूड एंड एयर, जिसमें फूड और एयर दोनों मिलती हैं, किसमें? फेरिंग्स में। वेरी गुड। फेरिंग्स अब ओपन होता है लैरिंग्स में, जो फेरिंग्स पोर्शन है अब ये कहाँ ओपन होगा? लैरिंग्स में। ये सीक्वेंस वाइज होता है, नजल चैम्बर, नजल पैसेज होता है, नजल पैसेज कहाँ ओपन होगा? नजल चैम्बर में। नजल चैम्बर से कहाँ पे ओपन होगा? नजल पैसेज चैम्बर ओपन होगा फेरिंग्स में, इनटू फेरिंग्स। ठीक, एंड कॉमन जो फेरिंग्स आपका होता है ये कॉमन होता है किसके लिए? फूड एंड एयर के लिए, दोनों के लिए। यहाँ पे फूड और एयर दोनों इकट्ठी रह सकती हैं। ठीक, जैसे आप माउथ को ओपन करेंगे तो दिस इज रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड फेरिंग्स इज सिचुएटेड प्रेजेंट सेम टाइम एग्जाम्पल में, सेम टाइम फूड एंड एयर टूगेदर। ओके, तो थ्रू लैरिंग्स, अब फेरिंग्स से आपका ये ओपन होता है थ्रू लैरिंग्स। लैरिंग्स रीजन आपका कहाँ? ट्रेकिया में आ जाएगा ये। ठीक है, ट्रेकिया। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेज बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। लैरिंग्स, अब इसका मतलब ये है फेरिंग्स जो आपकी है थ्रू लैरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन होती है लैरिंग्स में, जो कि ट्रेकिया रीजन में होती है लैरिंग्स। अब कह रहा है बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। अब जो लैरिंग्स है आपका ये साउंड में भी साउंड प्रोड्यूस करता है। ये साउंड का एक ऐसे कह सकते हैं आप साउंड, देन यहाँ पे ये इसको साउंड की मशीन आप बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए साउंड की मशीन, जहाँ से साउंड हम बोल पा रहे हैं। ओके, और जो ड्यूरिंग, नेक्स्ट लाइन, ड्यूरिंग swelling glottis can be covered by a thin elastic cardiac flap like structure called epiglottis। अच्छा, मैंने एक आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था गलेट एंड ग्लोटिस। गलेट ओपन बैक साइड रीजन पर, जो कि आपकी वर्टेब्रल कॉलम से अटैच रही थी पीछे की तरफ, बैक साइड रीजन पे, जो कि आपकी ईसोफेगस होती है। और वेंट्रल साइड पे आपकी ये ट्रेकिया अटैच रहती है। ठीक है, तो ग्लोटिस
के ऊपर ही एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे एपिग्लोटिस, एपी मतलब ऊपर, अपर रीजन पे, तो ये ऐसे ढक लेती है ड्यूरिंग कब, स्वेलिंग, जब आप खाना को निगलते हैं। ओके, वही ये कहना चाह रहा है, ड्यूरिंग स्वेलिंग एपिग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, कवर्ड कर लेती है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स, जो कि प्रिवेंट मतलब रोकता है एपिग्लोटिस, जो कि आपका फूड लैरिंग्स में या ट्रैकिया में न जा सके। ठीक, तो ये बना होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन, आ जाता है, आता नहीं, आ जाता है, अभी नहीं पूछ रहा है, बाकी पहले खूब आ चुका है ये क्वेश्चन कई बार। तो आपका जो एपिग्लोटिस है ये पहली बात तो थिन होता है, थिन एंड मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स। ये लाइन क्लियर। ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एंडिंग अप द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइडेड द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra into the right and left bronchi। अब ये लाइन क्या कह रही है, अब ये लाइन कह रही है ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। भाई सीधी बात, ट्रेकिया बोन्स की, हार्ट कार्टिलेज की बनी होती है ट्रेकिया, जो कि हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है ट्रेकिया। तो ये प्रिवेंट करती है, सॉरी ये नहीं, ये लाइन थी, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब है, ठीक है, जैसे ट्रेकिया ये है, हमारी ट्रेकिया है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है फेरेंक्स, देन लैरिंग्स आता है, ये ट्रेकिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो स्ट्रेट ट्यूब है और कहना है एक्सटेंडिंग अप द मिड, और कहाँ से गुजरती है, मिड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक रीजन हम बताए अभी पीछे भी बता चुके हैं, जो चेस्ट का रीजन, जितना भी चेस्ट का रीजन आएगा, जैसे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, 3 रीजन, चेस्ट रीजन, एब्डोमेन रीजन एंड पेल्विक रीजन। पेल्विक इसमें सेक्सुअल पार्ट आपके आ जाते हैं, और एब्डोमेन इसमें डाइजेशन पार्ट जैसे आ जाता है, लीवर है, आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक, यही सब आ जाएंगे। बाकी चेस्ट रीजन, वेरी गुड, थोरेसिक रीजन, इसमें आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, रेस्पिरेटरी, होल रेस्पिरेटरी सिस्टम, थोरेसिक, वेरी गुड। और विच डिवाइड्स, कह रहा है डिवाइड्स फिफ्थ लेवल वर्टिब्रा राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ये तो लाइन छोड़ दो, बस ये देखो कि फिफ्थ लेवल थोरेसिक वर्टिब्रा में, ये फिफ्थ लेवल पे, थोरेसिस मतलब भैया आपको बता चुके हैं कि चेस्ट रीजन पे ये डिवाइड हो जाती, फिफ्थ जो वर्टिब्रा पीछे होती हैं, थोरेसिस 12 होती हैं, तो उसी पे जो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा आपकी आ जाएगी, वहीं पे ये डिवाइड हो जाएगी। किसके लिए कह रहा है, ट्रेकिया के लिए, और वो भी कहाँ, राइट लंग में और लेफ्ट लंग में चली जाएगी, ठीक है। और जिसको फर्स्ट पार्ट, ट्रेकिया फर्स्ट पार्ट बार डिवाइड करेगी, इसलिए इसका नाम रख दिया प्राइमरी ब्रोंकाई। बिल्कुल समझ में आया, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब कह रहा है ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division form secondary tertiary bronchi and bronchioles ending up very thin terminal bronchioles। अब ये लाइन क्या कहना चाह रही है, ईच ब्रोंकाई अंडरगो फिर रिपीटेड करती है, जैसे पहली बार ये पढ़ा था, फर्स्ट ट्रेकिया इस पे क्या फिफ्थ थोरेसिस में डिवाइड करी थी पहली बार, अब ऐसे ही अंडरगो रिपीट करती रहेगी, जैसे फिर वहाँ से ब्रांच ट्री के, सेम ट्री की तरह ब्रांच, फिर वहाँ से वो निकलेंगी, फिर ब्रांच और बढ़ जाएंगी, फिर ब्रांच और धीमे धीमे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे देन क्वार्टनरी, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही डिवाइड करती चली जाएगी ट्रेकिया, ठीक। और यही अंडरगो रिपीटेड करती रहेगी डिविजन्स को फॉर सेकेंडरी, टर्सरी एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग लास्ट वाला पार्ट अप ए थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, लास्ट वाले पार्ट तक ये अपना करती रहेगी। द ट्रेकिया
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल लास्ट वाला आ जाएगा जैसे एंडिंग पार्ट होता है, सपोर्टेड बाई ए इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंकाई गिव्स राइज ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलाइट बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब इसका पूरा अर्थ समझो। कह रहा है द ट्रेकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, ये तो इसका ट्रेकिया का डिवीजन है बस, और कुछ नहीं है। ट्रेकिया का ये सिर्फ डिवीजन है, ठीक है। क्या कह रहा था, सेकेंड एंड टर्सरी ब्रोंकाई यहाँ तक, एंड इनिशियल मतलब एंड वाला, सबसे ट्रेकिया का सबसे लास्ट वाला जो कि एल्वियोलाई के पार्ट से कॉन्टैक्ट रहता है टर्मिनल तक, जैसे उसको टर्मिनल एंड वाला, सपोर्ट बाय ये इनकम्प्लीट। अब कह रहा है कार्टिलेजियस रिंग, इनकम्प्लीट ट्रेकिया जो बनी होती है आपकी गोल होती है, राउंड शेप, उसी को सी शेप्ड, जैसे ये समझो ये गोल पाइप है, इसी से पीछे सी शेप्ड रिंग हाइलिन कार्टिलेज की ऐसे नंबर बाई नंबर लगी रहती हैं जो कि ट्रेकिया कोलेप्स ना करे। अच्छा, ट्रेकिया कोलेप्स कर जाएगी तो ये जब नहीं रहेंगी तो ट्रेकिया कोलेप्स कर जाएगी, तो ये कोलेप्स को जैसे ट्रेकिया आपकी सेम बनी रहे, जिसकी पोजीशन गोल है वो बनी रहे वैसी, इसीलिए जो सी शेप्ड रिंग हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं, सी शेप्ड रिंग होती हैं जो कि हाइलिन कार्टिलेज की, जो आपको आगे हम बता देंगे डायग्राम में। ओके, इनिशियल सपोर्ट बाय इनकम्प्लीट, ये इंग्लैंड हमने बोला है ऐसी सी शेप्ड रहती हैं जो कि इनकम्प्लीट होती हैं, कंप्लीट हो जाएंगी तो ये काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर अपना। रिंग ईच टर्मिनल ब्रोंकाई गिव्स राइज ए नंबर वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलराइज बैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब वो कह रहा है ईच प्रत्येक टर्मिनल ब्रोंकाई गिव्स टू ए नंबर वेरी थिन, गिव्स देता है ए नंबर वेरी थिन बहुत पतली इरेगुलर वाल्ड, इरेगुलर वाल्ड मतलब क्या होता है, वाल्ड मतलब उसकी किनारे की दीवार है जो, ठीक है, वॉल और बॉल ही मतलब सिंपल मीन समझो, वॉल्ड होता है, उसकी जो दीवार है, उसकी जो कवरिंग है यानी दीवार, उसमें दीवार का मतलब उसमें कवरिंग आ जाएगा, उसकी जो कवरिंग है वो इरेगुलर होती है, बहुत थिन होती है और इरेगुलर होती है, ठीक। एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, और उसी में जो उस एल्वियोलाई की जो वाल होती है वो ही उसी के बारे में कह रहा है, वो थिन होती है, बहुत पतली होती है और इरेगुलर होती है, और वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर मतलब बैग लाइक, ये जैसे सैक लाइक या बैग लाइक, हाँ लटकी रहती हैं कार्ड, उसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई मतलब समझो बिल्कुल, एल्वियोलाई गोल होता है और उसकी जो कवर होती है, कवरिंग एल्वियोलाई की वाल्ड होती है, तो वो इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर। अगर रेगुलर हो जाएगी तो वाल है जो एयर को एक्सचेंज नहीं कर सकती है, फिर रेगुलर हो जाएगी। किसी जैसे ये मेरी सपोज करो, ये मेरी जैसे वो है एल्वियोलाई, अब इस पे अगर हम रेगुलर वाल लगा देते हैं तो ये यहाँ से एक्सचेंज हो ही नहीं सकता है, बट यहीं से इरेगुलर है, ये कट के लेयर है जो टिक वॉल्ड है, लेयर है या वॉल्ड कुछ भी बोल दो, लेयर ही बोल दो, तो ये कट के जैसे बनी होगी तो इससे एक्सचेंज होगा, एयर का आ जा सकती है, ठीक। बस इतना ही समझो। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रांचिंग कह रहा है, ब्रांचिंग निकलेंगी नेटवर्क की, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स, और यही जो ब्रांचिंग होती है जैसे मिल के नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग। अब यह कह रहा है लंग्स कैसे बने होते हैं, मतलब कौन कौन चीज़ अंदर होती हैं लंग्स में, जो लंग्स को बिल्कुल प्रॉपर बनाती हैं, कुछ भी बोल सकते हो जैसे आप। ब्रांचिंग उसमें क्या रहेगा, जो ट्रेकिया की ब्रांचिंग ब्रोंक्यूल्स बोले थे, हम पढ़े थे अभी पीछे, तो नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। अब वो ये कह रहा है ये सब मिलके नेटवर्क जो ब्रोंकाई होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होती हैं, एल्वियोलाई होती हैं,
मिलके लंग्स को पूरा स्ट्रक्चर लंग्स का अंदर वाला बनाती हैं। वी हैव 2 लंग्स। अब उसने क्या कहा था, 2 मेरे नॉस्ट्रिल होते हैं और 2 ही लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ, ठीक। लंग्स, वी हैव 2 लंग्स विच कवर्ड ए डबल वॉल्ड लेयर कॉल्ड प्ल्यूरा। अब वो ये कह रहा है जो लंग्स होते हैं कवर होते हैं, लंग्स कवर 2 वॉल्ड से कवर होते हैं, 2 वॉल से, आउटर प्ल्यूरा एंड इनर प्ल्यूरा। अच्छा आगे थोड़ा करो, हम आपको अभी दिखाना चाह रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे थे, नंबर ऑफ थिन एयर, सही है, सही सही, वेरी गुड। द ब्रांचिंग यहाँ तक पहुँच गए थे, है यहाँ से यहाँ से यहाँ से। वी हैव 2 लंग्स विच कवर्ड बाई ए डबल लेयर कॉल्ड प्ल्यूरा, ठीक है, विद प्ल्यूरल फ्लूइड बिटवीन देम। अब पहले समझ लो, वो ये कह रहा है जो लंग्स है, एक लंग्स की जगह आप स्टडी करोगे तो उसके 2 लेयर होंगी, मेम्ब्रेन लेयर है, मेम्ब्रेन होंगी, 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट करेंगी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और उसी मेम्ब्रेन के बीच में आपका प्लूरल फ्लूइड, प्लूरा शब्द प्लूरल फ्लूइड से ही आया है, तो प्लूरल फ्लूइड होगा उनके बीच में। जैसे ये है, ये आपको डायग्राम अगर दिख रहा हो सही से, तो ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये देखो ये प्लूरल मेम्ब्रेन लिखा है शब्द, तो इसमें एक आउटर होगी एक होगी इनर। वो आउटर वाली है जो आउटर है जो बॉडी के कांटेक्ट में रहेगी, बॉडी के जैसे थोरेसिक बोल सकते हैं आप, थोरेसिक के कांटेक्ट में रहेगी, एंड इनर वाली आपकी जो है लंग्स के कांटेक्ट में रहेगी, ओके। और प्लूरल फ्लूइड, और इन्हीं दोनों के बीच में, जैसे ये आउटर है और ये इनर है मेरी, इनके बीच में ही गैप रहता है, उसी में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब इसको पढ़ लो वही चीज़ें, बस यही सब बताया है इनमें। रिड्यूस, अब कह रहा है रिड्यूस द सरफेस, रिड्यूस द फ्रिक्शन, सॉरी, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, जो रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करती हैं, जो फ्लूइड भरा रहता है। अभी सपोज करो आप देख सकते हैं मेरे हाथ को लिक्विड, जैसे आप मोबी ऑयल ले लो, यहाँ चिपकाएंगे एकदम से, जैसे हम हाथ को हैंड को एकदम से करेंगे तो एकदम से नहीं कर पाएंगे, एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जैसे इसमें मोबी ऑयल भरा है वैसे ही इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा है जो कि फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करती है। अब कह रहा है द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज द कॉन्टेक्ट ऑफ द थोरेसिस, अभी आपको मैंने बताया था जस्ट, आउटर वाली प्लूरा है जो कि थोरेसिक के कांटेक्ट में आ जाएगी, अब की आउटर प्लूरा। अब ऊपर करो थोड़ा, बस यही रखो, अभी ये डायग्राम भी समझा दें। अब मैंने पीछे पढ़ाया था, ये है ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब, पॉइंट बताया था, ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब। अब जो आपको ये दिख रही हैं, ये सी शेप्ड रिंग होती हैं, हाइलन कार्टिलेज की होती हैं, जो ट्रेकिया को सपोर्ट करती हैं, नहीं तो इसके बिना ट्रेकिया कोलैप्स कर जाएगी, जो कि आप फिर सांस ले ही नहीं सकते हैं, रेस्पिरेशन कर ही नहीं सकते हैं। ये है लैरिंग्स, लैरिंग्स मैंने बोला था ये ट्रेकिया का पार्ट है, जो कि लैरिंग्स एक ये साउंड बॉक्स होता है, और एपिग्लोटिस ये है इसकी ओपनिंग, जो ओपनिंग रहेगी इसकी, अभी एपिग्लोटिस पे ना जाओ, जिसकी ट्रेकिया की ओपनिंग रहेगी इसको ग्लोटिस बोलते हैं, और गलेट फूड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं गलेट, एंड ग्लोटिस ट्रेकिया की ओपनिंग को। तो इसी के ऊपर ग्लोटिस के ऊपर इपी मतलब आप समझ जाओ ऊपर, और ऐसे फ्लैप लाइक आपका जैसे पत्ती के नमा कवर कर ले जाए, इसी को एपिग्लोटिस बोलेंगे। ड्यूरिंग स्लोइंग ये प्रिवेंट करती है फूड को जाने से लैरिंग्स में या ट्रेकिया में। अब ये आपकी जैसे ये दिखाएं रिब, ये रिब आ गई,
जो आपकी रिब्स रहती हैं लेटरल साइड में, रिब्स आ गई, और ये आपका लंग्स आ गया, ये राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। और लोअर साइड होता है डायफ्राम एंड लेफ्ट लंग सूटेड हार्ट होता है। लेफ्ट लंग से हार्ट आपका रखा रहता है, जिसमें ये ऐसे करके नोच आ जाती है। नोच एक कॉनिकल शेप आ जाता है, कॉनिकल, जैसे ये कोना, जैसे ये कोना, कॉनिकल शेप, जैसे कॉल्ड कॉनिकल शेप, बिकॉज इट सिचुएटेड इन हार्ट, आवर हार्ट। ठीक, इसमें हार्ट रखा रहता है, इसलिए ये कॉनिकल शेप, इसको नोच, ये बहुत पहले CPMT के समय ये क्वेश्चन आ चुका था। नोच प्रेजेंट इन, अब उसने पूछ लिया था नोच कहाँ प्रेजेंट होता है, किसमें मतलब होता है नोच, तो उसमें लंग्स दे दिया था आपका, जैसे हार्ट दे दिया था, लीवर दे दिया, तो कुछ भी XYZ दे देगा। अब आपको जैसे हम पढ़ चुके थे तो आंसर मार दिया फट से। तो लोअर साइड डायफ्राम होता है इसके, ये डायफ्राम में आपका सेपरेट करता है थोरेसिक रीजन एंड एब्डोमेन रीजन, ये दोनों को सेपरेट करता है। यहीं से, जैसे ये मेरा आप समझ सकते हैं चेस्ट रीजन यहाँ तक आया, यहीं से ये ऐसे लगा होता है, तो ये रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है डायफ्राम। तो लोअर साइड चेस्ट के अपर थोरेसिक रीजन, चेस्ट के ये जैसे आपका डायफ्राम सेपरेट करेगा, तो लोअर साइड एब्डोमेन रीजन। ये पूरा हो गया, अब आप ऊपर कर सकते हैं। सेकेंड पेज बस, ओके। लाइनिंग वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टेक्ट द विद द लंग्स सरफेस। इनर, अब वो कह रहा है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, हमने दो बताई थी, आउटर एंड इनर। इनर साइड प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टेक्ट विद द लंग्स, ये लंग्स के कॉन्टेक्ट में रहेगी इनर प्लूरा, एंड आउटर प्लूरा थोरेसिक कॉन्टेक्ट में रहेगी। द पार्ट स्टैंडिंग विद द external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part where the alveoli and their duct form respiratory or exchange part respiratory system। अब वो ये कहना चाह रहा है द स्टैंडिंग पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, हमारे बाहर के नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, लास्ट पार्ट ब्रोंकियोल्स का जहाँ तक होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक वो कंडक्टिंग, सिर्फ ये कंडक्ट करता है एयर को, ना कि एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज यहाँ से ये जाके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ये एल्वियोलाई कॉन्टैक्ट विथ एल्वियोलाई, नॉट एल्वियोलाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ओनली एक्सचेंज, सॉरी एक्सचेंज नहीं, ओनली कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट करता है आपका, कहाँ से, अपर नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब यही लाइन कह रहा है कंडक्ट एंड वेयर द एल्वियोलाई डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो ये कह रहा है कि वेयर, जहाँ से एल्वियोलाई होती है, केवल वही आपकी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर सकती है गैस को, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं उसको, या एक्सचेंज करती है इसलिए उसको रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं। ठीक, अब कह रहा है सेकंड लाइन, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर इट फॉर्म फॉरेन पार्टिकल हेमिफाइड एंड ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जो कंडक्टिंग पार्ट है ये क्या करेगा, ये सिर्फ जैसे बाहर से कभी देखा हो एयर के डस्ट चले आते हैं, तो इसमें म्यूकस होता है, ट्रेकिया के कांटेक्ट में जैसे रहता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, तो उसमें जो बाहर के जैसे मिट्टी के सॉइल के जो पार्टिकल्स आते हैं वो आके चिपक जाते हैं उसमें। ठीक, फॉरेन पार्टिकल चिपक जाते हैं, और ये बाहर से जैसे कोल्ड सीजन में
कोल्ड एयर आती है वो भी आपकी यहाँ से बिल्कुल जो बॉडी टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर मेंटेन करेगी। एंड टेम्परेचर कम है तो बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर लेके आएगी, और टेम्परेचर जैसे ज़्यादा है तो आपका टेम्परेचर लो करके कांटेक्ट बॉडी टेम्परेचर कांटेक्ट में ले आएगी एयर को। ओके, यही बस वो बोल रहा है। अब फिर से एक बार पढ़ लो। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर एल्वेलाई क्लियर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स हेमटिफाइड्स। ये हेमटी करता है। आपने देखा हो कभी हॉस्पिटल में आप विजिट किए हो, कभी गए हो, उसमें देखा हो जो चैम्बर रहता है ऑक्सीजन चैम्बर, जैसे ऑक्सीजन पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है, उसमें क्या होता है कि एक चैम्बर लगा रहता है जिसमें पानी भर दिया जाता है, वाटर। क्यों? उसका रीज़न यही होता है कि वाटर के थ्रू वो ह्यूमिडिटी कर लेता है। आप सिंपल मीन्स बोलो गीला करके, एयर को गीला करके भेजता है, इसलिए। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एंड आल्सो ब्रिंग एयर द बॉडी, और बॉडी को हवा दे देता है, एयर दे देता है। एंड टेम्परेचर भी मेंटेन करके देता है। एक्सचेंज पार्ट द शार्ट एक्चुअल डिफिजन O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर। अब वो कह रहा है एक्सचेंज साइट एक्चुअल, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है, जैसे O2 को CO2 के बिटवीन होता है, बिटवीन O2 और CO2 में डिफिजन होगा, एक्चुअल डिफिजन होगा, और ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर। भाई सीधी बात है, बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बाहर से आएगी और आपकी ब्लड में सॉल्युबल हो गया, घुलेगी एटमॉस्फेयर, तो इसी में एक्चुअल CO2 इसका डिफिजन होता है ब्लड के और एटमॉस्फेयर एयर के बीच में। अब कह रहा लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। अब वो ये कह रहा है, ये लाइन ध्यान से सुनना, हम जो पीछे बता चुके। लंग्स सिचुएटेड आपके कहाँ स्थित होते हैं लंग्स? थोरेसिक चैम्बर, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर भी उसको बोलते हैं। आपके लंग्स होते हैं जो थोरेसिक मतलब चेस्ट रीजन में आपके प्रेजेंट होते हैं, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर भी उसको बोलते हैं। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द vertebral column and ventrally by the sternum and laterally by ribs on the lower side व diaphragm dome shaped होता है। अब इसका मतलब समझ लो, अब उस पर छोड़ दो उसको। अब वो ये कह रहा है आपके लंग्स होते हैं जो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? थोरेसिक चैम्बर में। ठीक, अब डोर्सल मतलब पीछे की तरफ, बैक साइड, आपकी स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम उसके कांटेक्ट में रहते हैं। डोर्सल साइड जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, और वेंट्रल साइड आपकी स्टर्नम होती है, वेंट्रल आगे की तरफ ये स्टर्नम होती है। ब्रीस्ट बोन भी बोलते हैं इसको, या इसको क्या क्या बोलते हैं? ब्रीस्ट बोन, ब्रीस्ट बोन, चेस्ट बोन एक ही सेम होता है। ब्रीस्ट बोन, स्टर्नम, ये दो नाम है, ब्रीस्ट बोन एंड स्टर्नम। ठीक, ये फ्लैट होती है, वो हम आपको उसमें स्कल्टल सिस्टम में पढ़ाएंगे। यहाँ तक तो हो गया था। अच्छा, डोर्सली मैंने बता वर्टिब्रल कॉलम होगी एंड वेंट्रली स्टर्नम, वेंट्रली आपकी स्टर्नम होगी, लेटरली बाई रिब्स, बस इतना ही पढ़ो, इतनी सी लाइन कट करके। लेटरली बाई द रिब्स, लेटरली बाई द रिब्स होती हैं, लेटरल साइड में रिब्स होती हैं, लेटरली बाई द रिब्स। ठीक, अब वो कह रहा है लेटरली रिब्स होती हैं बाई द लोअर साइड एंड लोअर साइड डोम शेप्ड डायाफ्राम। लोअर साइड मतलब आपको अभी बताया था मैंने, लोअर साइड लंग्स के लोअर साइड, हार्ट के लोअर साइड जो एक सेपरेट करता है चैम्बर को, जैसे अपर रीजन को सेपरेट करता है, रीजन को सेपरेट करेगा। ये जैसे आपका थोरेसिक रीजन एंड एब्डोमेन, अपर थोरेसिक एंड लोअर एब्डोमेन रीजन, ये जिसको सेपरेट करेगा। ठीक,
यहाँ पाया जाता है। ये डोम शेप ऐसे होता है, ऐसे, जो कि रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है। अब कहाँ, स्टर्नम एंड डोम शेप डायफ्राम एनाटॉमिकली सेट अप lungs in the thorax such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflect in the lungs pulmonary cavity। अब वो करें एनाटॉमली सेट अप lungs in the thorax such that any changes वॉल्यूम, अब लंग्स में वॉल्यूम चेंज होगा, एयर आएगी जाएगी और कैविटी में रिफ्लेक्ट करेगा लंग्स, इसीलिए उसको पल्मोनरी कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम चेंज करेगा। तो सच एन अरेंजमेंट एसेंशियल ब्रीथिंग एज कैन नॉट डायरेक्टली आफ्टर पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, अब आप करो, इसमें कुछ नहीं है इतना ऊपर। अब कह रहा है कुछ स्टेप्स हैं ब्रीथिंग के, स्टेप वाइज सीक्वेंशियल वाइज ब्रीथिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एयर को जैसे डायरेक्टली हम लंग्स में डायरेक्टली ले रहे हैं, नहीं, पहले आपकी एटमॉस्फेयर से नॉस्ट्रिल में आएगी, नजल पैसेज में आएगी, नजल चैम्बर में जाएगी, उस देन फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स में आपकी एयर जाएगी। ये सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस पूछा जाता है, सीक्वेंस ही आता है। तो इसमें कह रहा है कुछ स्टेप हैं। नंबर 1, ब्रीथिंग और पल्मोनरी ventilation by which atmosphere air is drowned and CO2 rich alveoli at the side of alveolar air is released out। अब कह रहा ब्रीथिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन एक ही बात है, ये कह रहा है। और मतलब आप समझा करें, और मतलब सेम ही के लिए बोल रहा है। बाई एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्राउन इन, अब वो कह रहा ड्राउन इन, बाहर से ड्राउन इन, बाहर अंदर की तरफ आ रही है O2 एंड CO2 रिच एल्वियोलर साइड। भाई सीधी बात है, बाहर O2 बहुत ज़्यादा हुई है एटमॉस्फेयर में, A2 बहुत ज़्यादा होती है, O2 ऑक्सीजन होती है जो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, एंड एल्वियोलर साइड। अब एल्वियोलाई तो अंदर से चेंज बाहर फेंकेगी CO2 को, तो सीधी बात है कि CO2 एल्वियोलर में ज़्यादा होती है, जो कि रिलीज कह रहा, इतना पोर्शन कह रहा रिलीज आउट बाहर कर देगी CO2 को, क्योंकि पॉइजनस होती है CO2। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, सॉरी ये वाला दूसरा पढ़ना है, डिफ्यूजन, ये प्रोसेस रह गया। उसके बाद ये होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब ये डिफ्यूजन करेंगी एल्वियोलाई मेम्ब्रेन के थ्रू, अक्रॉस O2 और CO2 का डिफ्यूज होगा आपस में, जैसे O2 अंदर ब्लड में भेज देगा, ब्लड की तरफ, और CO2 आपकी बाहर भेज देगा। एक्रॉस मतलब होता है किसी के बीच में हो रहा है, जैसे एल्वियोलर मेम्ब्रेन लिखा है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है, तो डिफ्यूजन होगा आप उसमें O2 और CO2 के बीच में, जो कि इधर O2 चली जाएगी आपकी कहाँ पे, ब्लड में, होल बॉडी में, ब्लड के थ्रू, तो और CO2 आपकी एटमॉस्फेयर में बाहर फेंक देगी, एक्सिट कर देगी। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब नंबर 3 प्रोसेस है। अब इसने यहाँ पे इसको फेंक दिया, अंदर बाहर कर दिया, अब O2 हमारी अंदर आ गई, हाँ CO2 बाहर हुई। अब अंदर आने के बाद थर्ड प्रोसेस कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये सीक्वेंस है बिल्कुल। अब जो ब्लड है एल्वियोलाई ने हमें O2 दे तो दिए छान के, ब्लड वो जो ऑक्सीजनेट एयर है वो दे दी है। अब आपका यही ब्लड लेके जाएगा ऑक्सीजनेटेड वाला। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों पड़ा उसका नाम, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल गई है, सीधी बात, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ेगा उसका नाम। तो ट्रांसपोर्ट करेगा, अब सबके पास पहुंचाएगा, पूरे होल बॉडी के पास। अब है चौथा प्रोसेस है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब फिर यहाँ पे डिफ्यूजन, एक बार यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ था, कहाँ, एल्वियोलाई के पास। अब सेकंड डिफ्यूजन आपका यहाँ पे होगा, डिफ्यूज करेगा ये O2 CO2 को बिटवीन किसके, ब्लड और टिश्यू में, इसमें फिर डिफ्यूजन होगा दोबारा से। फर्स्ट डिवीजन आपका कहाँ पे हुआ था, रिवीजन करो जल्दी से। फर्स्ट डिवीजन आपका हुआ था एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच में, और सेकंड डिवीजन कहाँ पे हो रहा है,
ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक, अब ये वाला हो गया आपका प्रोसेस। अब ये वाला स्टेप रह गया आपका यूटिलाइजेशन O2 सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड O2 एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज O2 सेलुलर रेस्पिरेशन बाय डीज। अब ये कह रहा है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, यूटिलाइज जब करेगा O2 सेल्स को तो उसको कैटालाइज रिएक्शन बोल देंगे एंड रिजल्ट रिलीज O2। अब O2 रिलीज कर देगा। अब चैप्टर आगे कह रहा है, आगे पढ़ने के लिए बोल रहा है। अब बस नहीं, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथ इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। ब्रीथ इन्वॉल्व 2 स्टेप होते हैं ब्रीथ के, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होगा, इंस्पायरेशन में जो है कि आपकी एयर है जो इन या इंस कुछ भी आप बोल सकते हैं। इंस का मतलब इन बोल दो आप, इन अंदर की तरफ ड्राउन होगी एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ, दैट्स कॉल्ड इंस्पायरेशन। एंड एक्सपायरेशन एयर रिलीज आउट लंग्स टू एटमॉस्फेयर, अंदर से बाहर जाएगी जो एयर, उसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन। बाय विच एल्यूलर इज रिलीज आउट, जो एल्यूलाई आपकी बाहर फेंक देंगी। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स कैरिड बाय ए क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग एंड एटमॉस्फेयर। अब वो ये कह रहा है मूवमेंट होगा एयर का इनटू आउट द लंग्स कैरिड बाय ए ब्रीथिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग एंड एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर लगेगा लंग्स के और एटमॉस्फेयर एयर के बीच में ग्रेडियंट प्रेशर लगेगा। इंस्पायरेशन कैन अकर इंस्पायरेशन कैन अकर प्रेशर विद इन द लंग्स। इंस्पायरेशन है जो आपका प्रेशर करेगा लंग्स के अंदर की तरफ ही ले जाएगा। ठीक, इंट्रा जिसको ही कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मीन आपकी एयर है जो एटमॉस्फेयर से आपकी लंग्स की तरफ जाएगी, इसी को बोलेंगे क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। विद इन द लंग्स, उसमें लिखा है डायरेक्ट विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जाएगी, एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी, लंग्स की तरफ। इज लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, कब जाएगी, जब वो ये कहना चाह रही है लाइन इज लेस देन एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी, लंग्स में कम होगी, तब अपने आप से जो प्रेशर है वो अपने आप से लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक, इसका बस यही मतलब है। देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद इन एस्पेक्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर सिमिलरिटी। ठीक, अब वो ये कह रहा है देयर इज ये नेगेटिव प्रेशर है, जैसे अपने आप से एयर जा रही है उसको जैसे अपने आप से जाएगी तो उसको पैसिव एंड एक्टिव, पैसिव तो उसने इसलिए उसका नाम लिख दिया नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद एटमॉस्फेयर प्रेशर। बस इतना इसका। सिमिलरिटी एक्सपायरेशन, अब एक्सपायरेशन के बारे में बोल रहा है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है। प्लेस वेयर द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। दोनों का कंपेरिजन करो इसमें, दोनों का कंपेरिजन करो इसमें। अब वो ये कह रहा है, आपसे कहना चाह रहा है एक्सपायरेशन में क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है हायर होता है। इंट्रा मतलब लंग्स वाला प्रेशर ज़्यादा होता है, किससे, एटमॉस्फेयर प्रेशर से, इसीलिए वो एयर अब बाहर आना चाह रही है। ठीक, बस इतना ही समझो, ज़्यादा समझने से फिर दिक्कत हो जाती है। द डायफ्राम एंड क्या है, स्पेशलाइज्ड मसल्स एक्सटेंड एंड इंटरकोस्टल बिटवीन रिब्स देम। अब यहाँ से समझो, द डायफ्राम लोअर साइड होता, मैंने बोला था डायफ्राम लोअर साइड होता है, एंड स्पेशलाइज्ड एक मसल्स का बना होता है, एक्सटर्नल एंड
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स जो बिटवीन जो रिब्स हमारी होती हैं उनके दोनों के बीच में होती है, जो कि लंग्स को अप एंड डाउन में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन, सिंपल मीन बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। हेल्प जनरेट सच ग्रेडियंट्स। इंस्पायरेशन इज इनिशिएट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम विच इंक्रीज वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर। अब वो ये कह रहा है इंस्पायरेशन के समय जो डायाफ्राम है तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा डोम शेप का, ऐसे डोम शेप का ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टिंग समय एयर प्रेशर है जो इंक्रीज भी होगा। ठीक, वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, और एंटेरियो डोम शेप होता है जो रिलैक्स के समय क्या नाम है इसका बोलते हैं, वॉल्यूम होता है जो थोरेसिक चैम्बर का है। एंटेरियो पोर्स ऊपर से नीचे पोजीशन पे अप डाउन करेगा थोरेस, जो आपका डायफ्राम होता है। द कंट्रैक्शन है, अब कह रहा है द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड। अब ये कहना चाह रहा है कंट्रैक्शन के समय ये होता है, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ये होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो आपकी रिब्स की, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं रिब्स में ऊपर अप साइड।